नमस्कार, डीडी राजस्थान के चर्चा में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। कभी कभी देश का इतिहास केवल तारीखों में दर्ज नहीं होता, परंतु उन लोगों के संघर्षों, यादों और जख्मों को जिंदा रखता है। हम बात कर रहे हैं 50 साल पहले के उस दौर की, जब रातों रात अखबारों की स्याही सूख गई, आवाजें बंद कर दी गई और संविधान की हत्या तक हो गई। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकालीन की घोषणा की गई और वो दौर ऐसा था जब बहुत सी आवाज़ों को बंद कर दिया गया। जिन्होंने सच के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको बेदर्दी से सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आज इस विषय पर हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उससे पहले कि हम इनके अनुभव जाने, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों PTI, UNI, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया।
24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अब चर्चा शुरू करते हुए राजेंद्र राज जी से जानते हैं कि आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 जब आकाशवाणी पर यह घोषणा की गई, तो उस समय उन्हें क्या पता चला, वो किस उम्र के थे और क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया थी? मैं उस समय पढ़ता था। मेरा जन्म 1958 का है, तो मेरी उम्र मुश्किल से उस समय 75 में 18 साल के करीब होगी। और उसी समय जिस इमरजेंसी लगी उससे 3 दिन पहले ही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक 25 दिन का शिविर होता है जो झुंझुनू में समाप्त हुआ था, और हम लोग आए थे वहाँ से। आते ही 3 दिन बाद पता लगा इमरजेंसी लग गई है। शुरू से ही अखबार पढ़ने का शौक था कि देशभक्ति की किताबें, महान पुरुषों की किताबें पढ़ते थे, तो उस देश का जो राजनीतिक माहौल था वो सब चीज़ों की जानकारियाँ उस समय धीरे धीरे मिल रही थी। और खासकर उन 25 दिनों में हमें समाज, देश, महान पुरुष, इन सब के बारे में, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, उन सब के बारे में अवगत कराया गया था। जितना उस समय की उम्र थी, समझ थी, सीखे समझे थे। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगी और उसके 4 जुलाई को देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित करीब 25 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तब हमें कुछ एहसास हुआ। हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, जिन्हें प्रचारक कहते हैं, उनकी तरफ से पता लग गया, कुछ लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। अखबारों से भी पता लग रहा था कि बड़े बड़े लोगों को बंद कर दिया गया है। और देश में जो उस समय का माहौल बना, बड़ा बहका था। कोई एक दूसरे से व्यक्ति से बात नहीं कर रहा था, एक दूसरे से फुसफुसा के ही बात करते थे। अखबारों में जो देखने को मिल रहा था कि कुछ खबरें नहीं छप रही हैं, बिजलियाँ कट गई हैं बिजली अखबारों के दफ्तरों की, तो उनमें कुछ समाचार नहीं छप रहे हैं, सेंसरशिप लग गई है। तो समाचार जब तक कोई अधिकारी उसको स्वीकार नहीं करेगा, मंजूर नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तब तक वो छप नहीं सकती थी। तो काले काले अखबार आते थे। वो एक माहौल था, थोड़ा थोड़ा जो समझ में आने लगा था। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय जो अलग राजनीतिक दल थे, वो लगभग उनके बड़े नेता जेलों में चले गए थे और उनकी कोई गतिविधि नहीं चल रही थी। राजस्थान और खासकर मैं भरतपुर का हूँ, वहाँ का जो मुझे जानकारी है, तो उस माहौल में हमें जो जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस जो माहौल था भय और आतंक का, उसके खिलाफ ये योजना बनाई कि भाई कुछ किया जाना चाहिए, ताकि समाज में और लगे लोगों को कि कुछ हो रहा है। और ये जो सरकार कर रही है, ये आपातकाल लगा करके जो मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, क्योंकि आपातकाल का मतलब उस समय एक ही लग गया, जो सामान्य रूप से समझ में आता था कि लोगों की बोलने और लिखने की आज़ादी पर रोक लग गई थी, प्रतिबंध लग गया था। तो लोग इससे परेशान थे कि ना तो अखबारों में कुछ पढ़ने में आ रहा था कि सही क्या हो रहा है, न जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन चल रहा था, या गुजरात और बिहार में जो आंदोलन चल रहे थे। गुजरात में सत्ता परिवर्तन हो गई थी, कांग्रेस सरकार हार गई थी, भ्रष्टाचार का उस समय बहुत हल्ला मच रहा था, बोलबाला था, लोग परेशान थे। लोगों की मानसिकता बन गई थी कि ये नेहरू गांधी परिवार जो है यही लगातार सत्ता में रहेगा। तो विरोधी जो राजनीतिक दल थे वो उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और उनमें जयप्रकाश नारायण जी उनके साथ जुड़ गए थे। तो उनकी कुछ आवाज़ें बुलंद हो रही थी। लेकिन असली हम जो सब लोग जुड़े, हम लोग बहुत बच्चे थे, और अधिकतर लोग जो उस समय जो विरोध जताने वाले थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
कार्यकर्ता ही आगे बढ़ करके आए। और लगभग 15 जुलाई से राजस्थान में ये एक प्रतीकात्मक रूप से विरोध शुरू हुआ कि सरकार को, जनता को ये बताया जाए कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और उस समय गिरफ्तारियां दी गई, लेकिन इसका जो व्यापक सत्याग्रह आंदोलन चला वो राजस्थान में 14 नवंबर से शुरू हुआ। और उसी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन के तहत मैं भी दिसंबर के महीने में अपने 4 साथियों के साथ इमरजेंसी का विरोध करते हुए, और खासकर विरोध क्या था, एक ही विरोध था उस समय के हालातों में, नारा लगाना। इंदिरा गांधी का नारा लगा दिया आपने, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद बोल दिया तो ही आप उसके लिए सबसे बड़े सजा के पात्र हो गए। पर्चे बांट दिए, पर्चे बांटना बहुत मुश्किल था, थे ही नहीं पर्चे। साइकिलो स्टाइल से दुनिया भर में क्या, देश भर में क्या हो रहा है, राजस्थान भर में क्या हो रहा है, कहाँ पर लोगों को क्या गिरफ्तार किया गया, क्या स्थिति हो गई है, ये सब इस साइकिलो स्टाइल पेपरों से उस समय आता था। बाद में खैर सुधार हुआ, और गुजरात में जब जनता दल की सरकार, जनता मोर्चा या विरोधियों की सरकार बन गई, कांग्रेस विरोध की, तो वहाँ से कुछ प्रेसों पे पैम्पलेट छपके आने लगे, जिसे पत्र कहते हैं, और फिर वो बांटे जाने लगे, और उनसे फिर देश के हालातों के बारे में पता लगने लगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से, आपने बताया कि आप आरएसएस के ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे, एक 18-19 साल का युवा जो देशभक्ति से लबरेज था, अचानक से पता लगता है कि इस तरह से हमें, हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारे मौलिक अधिकार हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो उस समय मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक जो प्रधानमंत्री पे एक विश्वास होता है एक युवा मन में कि नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्हें हमने वोट दिया है, या हमारे जो नेता हैं, आपको उस समय क्या, उस मन में क्या भाव थे कि एक विश्वास किस पे रह गया था, फिर किस पे आपका विश्वास बना उस समय? वोट तो तब तक दिया ही नहीं था, लेकिन जो अखबारों से पढ़ते थे उससे लग रहा था कि देश का माहौल इस तरह से बन रहा है, और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो सत्ता और पुत्र मोह में देश के माहौल को बदल रही हैं, और सत्ता पर काबिज करने के लिए उन्होंने ये आपातकाल लगाया है। महत्वपूर्ण चीज़ यही थी जो हमें उस समय समझ में आई कि भाई आपातकाल क्यों लगा है। इसके पीछे की एक ही कारण समझ में आया कि इंदिरा जी का अपना पुत्र मोह है, और सत्ता पे बने रहना है। वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी तरीके से मैं सत्ता का मतलब अपने प्रधानमंत्री से इस्तीफा दूं, जबकि उन पर दबाव यही था कि वो उनका जो चुनाव था रायबरेली से, जो लोकसभा का जो चुनाव जीती थी, वो उस समय के उनके सरकारी संसाधनों की मदद से वो चुनाव जीती थी। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट में रायबरेली के जो उनके विरोधी नेता थे, जिन्होंने चुनाव में उनके खिलाफ याचिका दायर की थी, उन्होंने साबित कर दिया कि सरकारी साधनों से ही ये चुनाव जीती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला लगभग 12 जून को आया था। जगमोहन सिन्हा उन समय न्यायाधीश थे, और इसके खिलाफ इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई, राहत नहीं मिली, और उनको ये एक तरह से बता दिया गया कि भाई आप सांसद तो रहेंगी, लेकिन संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगी और वोट नहीं दे सकेंगी। तो ये उनके लिए अपमानजनक, और भी अपमानजनक स्थिति थी, और इस अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए उन्होंने आपातकाल लगाना बेहतर समझा। उससे पहले ही वो एक आंदोलन चल रहा था जयप्रकाश जी नारायण के आंदोलन में, नेतृत्व में, और ये प्रधानमंत्री जी से जब 12 जून का फैसला आ गया तो प्रधानमंत्री से कहा गया कि भाई अब तो आप इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे ही दीजिए, क्योंकि आपके पास ये सिद्ध हो गया है कि भ्रष्टाचार के कारण आपका चुनाव रद्द कर दिया गया है। उन्होंने उसको नहीं माना और देश में आपातकाल लगा दिया, और आपातकाल के परिणाम शुरू में तो लगता था कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने लगाया, बड़ा माहौल था देश के अंदर। ऐसा लगता था कि बहुत ही समय पर गाड़ियां चल रही हैं, बस चल रही हैं, कर्मचारी लोगों का समय पे आना हो गया। लेकिन कुछ समय बाद ही इसमें बदलाव आता गया, और धीरे धीरे जो ढर्रा था वो आतंक का बनता चला गया, पुलिस राज कायम होता चला गया। लोगों जैसे जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में एक था जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नसबंदी का कार्यक्रम करना। अब उस नसबंदी कार्यक्रम को लेकर के सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो हर दृष्टि से चाहते हैं कि आंकड़ा बढ़ाया जाए। अब उसमें जायतियाँ शुरू होने होगी, सहज रूप से आदमी नहीं मिलते तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जहाँ भी व्यक्ति मिला, गांवों में जाते कर्मचारियों के, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ लेकर के, तो जो भी मिलता उसे पकड़ लेते, विच्छेद तक को नहीं छोड़ते, बुजुर्ग को नहीं छोड़ते, क्योंकि आंकड़े भरने थे। सरकार को अपनी उपलब्धियां दिखानी थी, इंदिरा जी को दिखाना था कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से कितनी हमारी उपलब्धियां हैं। तो इससे माहौल बिगड़ने लगा, मतलब एक तरह से आतंक का वातावरण बनने लगा। दूसरा कारण उस समय था कि भाई फसल बर्बाद हो गई किसान की, लेकिन राजस्व वसूलना है, लगान वसूलना है। तो इन सब से स्थितियां ऐसे लगने लगी कि लोग अंदर ही अंदर भयभीत होने लगे और बात करना बहुत मुश्किल हो गया।
जैसे मैंने आपको बताया, अखबारों पर प्रतिबंध था तो कोई खबर नहीं छप सकती थी। केवल एकमात्र साधन क्या रह गया था, BBC की रेडियो रह गया था, जो रात को रात 8 से 7 बजे करीब आता था, उसको लोग सुनते थे और उससे कुछ देश के हालातों के बारे में उस समय लोगों को पता लगता था। जी, आपने सही कहा। उस समय जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ही भय का माहौल था और पता नहीं लग रहा था, हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। आज के समय में हमारे पास फ़ोन है, हर तुरंत हमें जानकारी रहती है, पर उस समय हम इंतज़ार करते थे कि रात को जब वो आकाशवाणी का या जो भी रेडियो से हमें संदेश मिलेगा फिर हमें पता लगेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जैसा बताया कि नवंबर में आपने फिर से जो विरोध प्रदर्शन में आप शामिल हुए, तो उस समय और 21 महीने के दौर में आप कितने दिन के लिए आप जेल गए और क्या आप किस तरीके से, क्या हुआ था आपका, कैसे आपको लेके गई पुलिस? मैं 2 बार जेल गया उन 21 महीनों में और लगभग भूमिगत रहा। पहली बार जैसे मैंने बताया, सत्याग्रह करके हम 4 लोग साथी गए और हम लोगों ने केवल कुछ नहीं किया, भरतपुर शहर में नारे लगाते हुए निकले, पर्चे बांट रहे थे जिसमें इंदिरा गांधी विरोधी ना लगा रहे थे। ये खासकर उस समय का एक बहुत चर्चित नारा था, तानाशाही के 3 दलाल, शुक्ला, मेहता, बंसीलाल, ये तीनों उस समय बड़े पद पर थे। एक रक्षा मंत्री थे बंसीलाल जी, ओम मेहता गृह राज्य मंत्री थे और शुक्ला, विद्याचरण शुक्ल सूचना प्रसारण मंत्री थे। ये तीनों की बड़ी भूमिका थी उस समय के माहौल में, तो ये नारे लग रहे थे उस समय विषय। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम जेल गए, उस जेल के समय हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वो खतरनाक अपराधियों की तरह किया गया, जैसे हमने बहुत बड़े जघन्य अपराध किया है। वहाँ पर हमें चने खाने को दिए गए, खाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, सुबह शाम बड़ी पाबंदियाँ थी। हमारे जो हमसे जो पहले जो लोग जेल गए थे या जिनको मीसा में बना लिया गया था राजनेताओं को, उनको तो खाने के लिए रोटियां बड़ी मुश्किल से मिलती थी, पतली दाल मिलती थी और बहुत ही मतलब कहना चाहिए बुरी स्थितियों में, बदतर स्थितियों में वो उनको कमरों में रखा गया रहे थे। धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी स्थितियों को सुधारा और सरकार ने भी ये सोचा कि ये आंदोलन नहीं करें। जेल में बहुत हर बार हर चीज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करते थे, तब जाकर के कहीं बात बनती थी। बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किए और उसके कारण ये स्थिति बनी। जैसे कि हमारे अधिकतर लोग उस समय छात्र लोग थे, जो छात्र पढ़ते थे, वो जेल में चले गए। अब वहाँ समस्या आई कि कुछ समय बाद कि इनका तो वर्ष बर्बाद हो जाएगा, तो वहाँ बड़े नेताओं ने तय किया उस समय जेल में बैठ कर के अनशन किया भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में, जो बाद में मुख्यमंत्री बने इस राजस्थान के। और ये तय हुआ सरकार के बीच में कि भाई इनको परीक्षा देने के लिए छोड़ दिया जाए। और वो बाद में उनको जैसे भी था अदालत में ले जाया गया और कहा गया कि भाई हम लोगों ने तो स्वीकार ही किया था कि ना तो कोई जगह होनी थी अदालत में, ना ये कोई बनना था कि हमने कुछ उधर से कोई कि हमने ये अपराध नहीं किया। हमने तो साफ कहा भाई हमने जेल में आए, मतलब हमने नारे लगाए, यहाँ लगाए हैं, पर्चे बांटे बटने। तो जितने लोग जितने दिन रहे जेलों में, उसी समय की सज़ा दे करके उनको उस समय रिहाई कर दिया और परीक्षा देने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद माहौल ये बना कि परीक्षा देने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन परीक्षा देने के लिए जो विद्यालय की तरफ से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परमिशन मिलनी चाहिए थी, उसकी सूचनाएं अपने मतलब जो हेडमास्टर थे या कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन तक नहीं पहुंची। तो फिर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बड़े मतलब मुश्किल लड़ाई संघर्ष के बाद फिर ये परमिशनें मिल पाई। जी, जैसे आपने कहा कि आपको एक खूंखार अपराधी की जैसे रखा, आपको खाने में भी वो चीज़ें नहीं दी गई और केवल आपने कहा कि आपने सच बोला, सिर्फ नारे लगाए और आपने अपनी आवाज़ उठाई, उसके लिए ही आपके साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया। इसमें आपको जानना चाहूँगी कि उस समय क्या कोई अफवाहों का भी दौर था? क्या किस तरीके से कोई अफवाह फैल जाती थी, उसके आधार पर भी क्या लोगों को पकड़ा जा रहा था, क्या उनको दबाया जा रहा था? किसी भी तरीके से कोई भी कहीं भी गलती हो तो किसी को पकड़ लीजिए और उस पर उसका आरोपण कर दीजिएगा, ये उस तरह का माहौल था। मैं जब दूसरी बार जेल गई, जो मेरी यात्रा है, मैं वॉलीबॉल ग्राउंड में केवल वॉलीबॉल खेल रहा था, आराम से सहजरूप था, मथुरा गेट स्कूल था और मेरी उम्र मुश्किल से कितनी होगी, 19 साल थी उस समय भी, 18-19 साल ही। और ये जुलाई का महीना था, शायद जुलाई सितंबर का महीना था, 76 की बात है। वॉलीबॉल खेल रहा था, अचानक पुलिस की जीप आई, हमको पकड़ के ले गई और आधा 1 घंटे तक कोतवाली में रखा और बाद में हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वो जोरदार मामला हुआ, बहुत ही मतलब विचित्र घटना घटी मेरे जीवन के लिए। अब वो मजिस्ट्रेट साहब हमको भाषण देने लग गए और बार बार उनका दोहरा के यही कहना था कि तुम जैसे छोटे बच्चों के कारण जो नारे लगाते हो इंदिरा गांधी के विरोध में, इससे क्या इमरजेंसी हट जाएगी? इससे क्या हो जाएगा? देश में कौन सा बदलाव आ जाएगा? तुम सब लोग आ जाते हो, नारे लगाते हो, ये करते हो, वो करते हो। माहौल बहुत था, बहुत देर तक वो अपने भाषण देते रहे। पता नहीं क्या हुआ, मैं उनकी बातें सुनता रहा और पक गया।
बहुत छोटा था, लेकिन वो शायद वो जो भगत सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, इन सब की जो कहानियाँ पढ़ी थी, एक बात पता नहीं उनकी शहीदों की आत्मा मेरे शरीर में आ गई। और मैंने जोर से, उस समय छोटा कद, बहुत बड़ा उम्र में नहीं, एक उसकी मेज पर घूंसा मारा और कहा कि जब आप जैसे बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे तो बच्चों को ये करना पड़ेगा, बच्चे ही जग से ले आगे आएंगे। और मेरा इतना कहना था कि उनका अंदर का गुस्सा और फूट पड़ा और उन्होंने हमें तुरंत जेल से, मतलब जेल के लिए भेज दिया कि तुरंत इनको जेल में भेजा। और हम 7 बजे के करीब रात में हमको तुरंत पहुंचा दिया गया जेल में। और जेल की स्थितियाँ ये हुई कि उनसे जो वार्तालाप हुआ, अब उनकी ही ड्यूटी जेल में हर 7वें दिन जेल का मुआयना करने की थी। हमको जब जेल भेजा गया तो जेल में जब हम पहुंचे तो हमने नारे लगाए, हम जो 3-4 साथी थे, हमने सबने नारे लगाए। तो नारे लगाने के बाद में जेल में अंदर सूचना पहुंच गई कि भाई आपातकाल के जो विरोध में लोग हैं वो आए हुए हैं। तो वो लोग आए, हमारे ले जाने लगे। जेल में रजिस्टर में जब एंट्रियां दर्ज की जा रही थी तो हमारे आगे नाम लिखा गया कि भाई इनको 107, 151 की धाराओं में बंद किया गया है। जबकि मैं उसी जेल में 6 महीने पहले DIR की धाराओं में बंद था। अब मैं जब दूसरी बार आया था तो धाराएं बदल गई थी। और धाराओं का जेल में कितना महत्व है ये मुझे उस समय पता लगा। जेल के अंदर भी पता लगा कि 302 की धाराओं में जो अपराध की, हत्याओं के अपराध की लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा वहाँ सम्मान दिया जाता है। और वो स्थिति मेरे सामने उस समय हो रही थी। अब हमारे सामने विरोध हो गया कि जेल के अधिकारी के नहीं, ये राजनेताओं के साथ या जो राजनीतिक पीड़ित हैं उनके साथ नहीं रहेंगे, ये अलग से जेलों में रहेंगे। करीब 20-25 मिनट विवाद चला। हमारे बड़े नेताओं ने वहाँ पर कहा कि नहीं, हमारे साथ ही रहेंगे। और 25-30 मिनट के बाद, जो भी आधा घंटा लगा होगा लगभग, बड़े जेल के जो सुप्रिटेंडेंट थे उनके कहने से हम उनके साथ ही लगे। अब मामला ये हुआ कि हर 7वें दिन वो मजिस्ट्रेट साहब जेल में आते और मुझे देखते, मैं उनको देखता, और मेरे अंदर से पता नहीं क्या जुनून था कि वो जब भी आते मैं उनके आसपास ही घूमता रहता। खैर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं जेल से छूट गया और इमरजेंसी समाप्त हो गई। इमरजेंसी समाप्त होने के बाद में मैं पत्रकारिता की दहलीज पर कदम रखना था, शुरू कर दिया था मैंने ये पत्रकारिता का काम। और इसी दौरान उनका सिलसिला मजिस्ट्रेट वो बरकरार रहे। इस बीच में पत्रकारिता के कारण, खबरों के कारण उनसे कई बार मुलाकात हुई। एक मुलाकात में उन्होंने जिक्र किया कि उनके बड़े भाई जी अजमेर से सांसद हैं, श्री करणजीत जी शारदा जी। अब मैं चौंका, मैंने कहा ओहो, इसलिए इनकी पीड़ा थी क्योंकि बड़े भाई जेल में होने के कारण इनका पारिवारिक दायित्व होगा कि उनके परिवार की भी देख रेख करें। उनकी उस परेशानी को वो यहाँ हम सब बच्चों पर उड़ेल रहे थे, व्यक्त कर रहे थे। और मतलब उनका गुस्सा, वो उसकी उस बसली वजह वो थी। खैर चलिए, वो मतलब फिर बाद में उनसे बहुत अच्छे संबंध बने। लेकिन एक छोटी सी घटना थी, और वो छोटा हुआ, मेरे एक साथी की घटना मुझे याद आती है। वो परीक्षा देने के जेल में थे, उनको SBI की प्रोविजन ऑफिसर की परीक्षा के लिए परमिशन मिल गई। अब जब वो परीक्षा देने के लिए बाहर निकले तो उनको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा दी गई। अब उनका 5 फीट के कद के, 40 किलो वजन, 21 साल की उम्र, उसमें 5-7 किलो फिट। तो मतलब अत्याचार कैसे। अब वो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, वो खूंखार कैदी हो गए, अपराधी हो गए। उनकी क्या मानसिकता है, मानसिकता तो क्या परीक्षा दी होगी। हालांकि वो फेल ही हो गई परीक्षा में, पास नहीं, क्योंकि तैयारी भी नहीं थी। लेकिन माहौल कैसा था ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि छोटे से बच्चे को भी इस तरह से क्रूर यातनाएं दी जा रही थी। जी 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 बिल्कुल। आप, बहुत ही साहसी कदम था कि एक 18-19 साल का बच्चा एक मजिस्ट्रेट के सामने सवाल कर रहा है, अपना रिएक्शन दे रहा है। और कैसे आपने बताया कि जब वो जेल में आते थे आप उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। मैं मतलब बहुत ही एक साहस का ये काम था जो आपने किया। जो स्कूप था उस समय, जो RSS के कारण कहिएगा, स्वयंसेवक के नाते में जो किताबें पढ़ी थी उस सब जी। तो उस समय जी इसमें पूछना चाहूंगी कि इस समय आपके परिवार को जब पता लगा कि आपके साथ ये हो रहा है, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप कितने भाई बहन थे और आपके माता पिता का भरतपुर में ही रहते थे, उनका क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? मैं 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। और संयोग से मेरे पिताजी मजदूर नेता रहे हैं जी। तो उनका जेल का अनुभव रहा है। और जिस जेल में मैं बंद रहा जी, उस जेल में मेरे दादाजी कंपाउंडर रहे थे जी। तो मेरी दादी और मेरे परिवार में जेल में क्या होता है, कितनी परेशानियां होती हैं, उस सब से लगभग वाकिफ़ थे। तो मैं जब जेल में गया तो मेरे पिताजी उससे पहले ही मेरे घर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो साहित्य था कार्यालय का, वो सब रखा हुआ था। किसी पड़ोसी की शिकायत पर वो जब्त कर ले गया और मेरे पिताजी को जेल में, मतलब कोतवाली ले जाया गया कि बताओ लड़का कहाँ है और ये सब कैसे आया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को नहीं पता, ये उनका लड़के का मामला है, वो है जी।
3 दिन तक उनको जेल कोतवाली में परेशान किया गया। जब वो बीमार हो गए जी। तब उनको छोड़ा गया और वो करीब 7 दिन अस्पताल में बंद रहे। मेरी माँ नर्स थी जी। तो ये जब हालात गुजरे तो उनकी नौकरी पर भी संकट आना लगा, लेकिन माँ मेरी हिम्मत वाली थी और मैं जेल में जब तक रहा वो हर सप्ताह मुझसे मिलने आती रही। जबकि वो हम मतलब 4-5 भाइयों का खाना, मतलब परिवार का खाना बनाती थी और साइकिल से लगभग उनकी जो ड्यूटी थी वो 7 किलोमीटर दूर थी, लेकिन वो हर संडे को फिक्स था उनका, मिलाई के दिन वो मुझसे मिलने आती थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरीके से हर वर्ग के लिए और हर उम्र के आदमी के लिए, कोई भी व्यवसाय में हो, उस पर ये आपातकालीन का असर पड़ा ही था। मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि हम आज के दौर में इसे कैसे देखते हैं? उस समय क्या समय था वो जब अभिव्यक्ति पे इस तरीके से प्रतिबंध लगे गए थे, पर आज का एक वक्त है जो अलग है, जहाँ पे युवा अपना खुल के अपने विचार रख सकता है। वो दौर तो कोई नहीं चाहता कि दोबारा आए, पर फिर भी एक आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में आज के दौर के बारे में, अगर उसे हम तुलना करें उस दौर से? उस दौर की तुलना तो आज की तारीख में मुश्किल, क्योंकि उस समय केवल एकमात्र सरकार के पास आकाशवाणी थी, दूरदर्शन भी बाद में आया, प्राइवेट चैनल थे ही नहीं। उस समय जो आज 50 साल है उसमें बहुत पानी बह गया, 2 पीढ़ियों ने जन्म ले लिया, बहुत सारी चीज़ें बदलाव गई, प्रगति बहुत हो गई। आज की तारीख में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बहुत बड़ी अपने रूप में है, प्रभावी रूप में है, और यही आज की तारीख में जो अखबार हैं या जो टीवी चैनल हैं इनसे ज़्यादा अपनी भूमिका निभा रहा है। आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो होनी चाहिए, वो रहनी चाहिए, मौलिक अधिकार है हमारा लिखने और बोलने का, उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में हम स्वच्छता भी नहीं करें, अराजकता भी नहीं करें, देश और सरकार के बीच में अंतर करें कि सरकार क्या है और देश क्या है। सरकार की विरोध करें, सरकार की नीतियों की विरोध करें, लेकिन हमें देश का विरोध नहीं करना, ये ध्यान रखें। हमें उस बारीक रेखा का पालन करना है जिसमें देश के विरोध हम नहीं पहुंच जाएं। सरकार का विरोध करना चाहिए, नो डाउट। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं आ सकती हैं, असहमति का अधिकार हमको है, और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि असहमति का अधिकार होना ही चाहिए, यही लोकतंत्र है, तो वो बरकरार रहना चाहिए। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि बस देश सेवा यहाँ तक है और समाज, सरकार के विरोधियों की यहाँ तक कर सकते हैं। अराजकता और स्वतंत्रता का वातावरण नहीं होना चाहिए। आज़ादी की अभिव्यक्ति हमें उसका पालन करना चाहिए और उसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए। यही हमारे आपातकाल से हमको सीख लेनी चाहिए कि जो आज़ादी है हमारी वो बरकरार रहनी चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार बरकरार रहने चाहिए, लेकिन हमें इस बीच में एक बारीक रेखा है उसका पालन करना चाहिए, और सरकार विरोध के करते करते हम देश विरोधी ना बन जाएं, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सर बिल्कुल ही आपने सही कहा, हमें वो जो बारीक रेखा है उसका ध्यान रखना चाहिए। किस तरह हम सरकार का विरोध कर सकते हैं जहां सहमत नहीं है, परंतु देश का विरोध ना करें, और जिस तरीके से हमें उस दौर के जो हमें सबक मिले हैं वो याद रखने कितने ज़रूरी हैं। किस तरीके से सच को दबाया गया, पर सच जानना और उसको लगातार उस पर सवाल करते रहना और भी महत्वपूर्ण है। आज आपने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।